नमस्कार दोस्तों। देखिए प्यारे बच्चों, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में एक तो जो है कुछ न्यू टॉपिक ऐड हुए हैं, नए टॉपिक जुड़े थे। और ये बहुत ही आसान टॉपिक हैं। इनका आपको लगता है कि नया टॉपिक है, नया है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आज तक आपने सुनी ना हो, समझी ना हो। हाँ, एक दो जो वर्गीकरण है जो बाल विकास के दृष्टिकोण से कि इन्होंने क्या क्या बताया है, बस वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। बाकी बहुत ही आसान चीज है, तो अच्छे से सुनिएगा। और पूरी पूरी संभावना यह है कि जो मैं आपको इस टॉपिक में पढ़ा रहा हूं, और अगर इस टॉपिक से जुड़ा हुआ एग्जाम के क्वेश्चन आ गया आपके, तो वो इससे बाहर नहीं जाएगा, ऐसी संभावना है। क्योंकि जितना भी जो एग्जाम में आए हुए पिछले वर्षों में, अगर किसी अलग अलग जो है दूसरे राज्यों में या सीटेट वगैरह में कभी कल्पना से संबंधित कोई क्वेश्चन आया है, तो उसमें भी कोई बेहतरीन अगर चीज है तो वो भी मैंने इसमें शामिल की है। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। अब देखिएगा इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं इमेजिनेशन के बारे में, कल्पना। और इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आपका आएगा किस प्रकार से, तो 99% जो चांस है वो ये आने के हैं कि जो इसका वर्गीकरण है। और वर्गीकरण में आपको दो नाम ध्यान में रखने हैं। एक तो है विलियम मैकडूगल और दूसरा नाम जो है वो है ड्रीवर। तो इनका दोनों का आपको ध्यान में रखना है, विलियम मैकडूगल और जेम्स ड्रीवर। तो इनका आप इन्हीं का पूछता है जो इन्होंने वर्गीकरण किया है कल्पना के बारे में। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिएगा कि कल्पना क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। अच्छा, इसमें एक बात और है कि जो कल्पना है, अब इस पर आप यूं बोलने को 2 घंटे भी स्पीच दे सकते हैं, जितना चाहिए उतना बोल सकते हैं। लेकिन चूंकि आपको बाल विकास के दृष्टिकोण से पढ़ना है और एग्जाम में क्वेश्चन आए और वो आपका सही हो, तो हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है इधर उधर की जो है इसमें फालतू का भाषण वगैरह करते रहो, लफेबाजी। वही पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम से दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और जो वास्तव में पढ़ने योग्य है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कल्पना जो है वो एक मानसिक प्रक्रिया है जिससे पूर्व अनुभूति के आधार पर व्यक्ति कुछ नए विचारों का सृजन करता है। इसमें क्या क्या चीजें आपके लिए काम की है? सबसे पहला तो है मानसिक प्रक्रिया। जैसे एक वर्ड आता है चिंतन, और ये आपके है भी सही सिलेबस में, और ये आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा भी दिया है कि चिंतन क्या होता है। तो अब इसमें इमेजिनेशन में और चिंतन में इनमें क्या डिफरेंस है, ये भी मैं आगे आपको बता दूंगा। मेन में 3-4 पॉइंट हैं कि क्या डिफरेंस है। लेकिन समानता क्या है कि चिंतन भी एक मानसिक प्रक्रिया है और जो कल्पना है इमेजिनेशन वो भी एक मानसिक प्रक्रिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें कोई जो ये कल्पना है इसमें कोई कुछ जैसे सामान उठा रहे हैं, इधर से उधर रख रहे हैं, कोई कहे क्या कर रहे हो, कि मैं कल्पना कर रहा हूं। नहीं, वो कल्पना नहीं है। कल्पना मानसिक प्रक्रिया है, आपके माइंड के अंदर चलेगी, मस्तिष्क में चलती है। होता क्या है कल्पना में कि पूर्व अनुभूति के आधार पर, जो भी हमारी पूर्व अनुभूतियां हैं उसके आधार पर व्यक्ति जो है वो कुछ नए विचारों का सृजन करता है, और वही क्या कहलाता है, कल्पना कहलाता है। अब आप कहोगे सर जो चिंतन होता है उसमें भी व्यक्ति मानसिक प्रक्रिया है, उसमें भी व्यक्ति सोचता है, विचार करता है। तो मेन डिफरेंस जो है, मैं एक डिफरेंस आपको यही बता देता हूं। देखिए चिंतन में हम समस्या समाधान के बारे में सोचते हैं। कोई भी हमारे सामने समस्या है और उसमें फिर अलग स्टेप बाय स्टेप है कि पहले स्टेप में हम ये करेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और लास्ट में जाकर के उस हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। वो होता है चिंतन, जिसमें पर्टिकुलर कोई समस्या का हम समाधान करते हैं, लक्ष्य निर्देशित, गोल डायरेक्टेड। इंग्लिश में आप इसको गोल डायरेक्टेड कह सकते हो। यानी कोई ना कोई हमारा लक्ष्य है, हमारे पास कोई समस्या थी, हमें उस समस्या का समाधान करना है, और वो जो है वो चीज कहलाती है चिंतन। कल्पना में कोई जरूरी नहीं है, कोई लक्ष्य होना जरूरी नहीं है। तो ये पॉइंट का आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा इस चीज को। अब इसमें एक महत्वपूर्ण जो है ये लाइन ध्यान में रखिए, किसकी है, रेबर की। रेबर ने क्या दी है कल्पना के बारे में परिभाषा? गत अनुभूतियों की यादों और गत प्रतिमाओं को पुनर्गठित कर एक नई संरचना करने की प्रक्रिया को ही कल्पना कहा जाता है। गत अनुभूतियों की यादों, यही हो गया जिससे पूर्व अनुभूति के आधार पर, यानी हमारी पहले की कोई भी अनुभूतियां रही हुई है, कोई भी घटना, कोई भी याद, और गत प्रतिमाओं यानी जो भी दृश्य हमारी आंखों के सामने रहे हुए हैं, इमेज जिसको आप कहते हैं,
तो को पुनर्गठित कर एक नई संरचना करने की प्रक्रिया को कल्पना कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आप कभी आगरा घूम के आए और आगरा घूम के आगरा में आपने क्या देखा, ताजमहल। अब वो एक इमेज आपके मन में चल रही है कि हाँ ताजमहल ऐसा होता है, तो हो सकता है दोबारा फिर कभी आप इसके बारे में विचार करो, ताजमहल के बारे में। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई समस्या है और ताजमहल का आपको क्या करना है, समाधान करना है। बस आपने जो पहले कभी देखा उस चीज के बारे में आप सोचने लगे कि अच्छा ताजमहल जो है किसने बनाया था, शाहजहां ने मुमताज की याद में बनाया। अच्छा मैं भी कभी जो है वो उस तरह जाऊंगा और मेरी शादी हो जाएगी, मैं भी मेरी वाइफ के साथ वहां घूमने जाऊंगा, उसको ये दिखाऊंगा कि देखो ताजमहल इतनी बड़ी चीज है, ये वो। कल्पना। तो कोई भी पहले की घटना हो सकती है, कोई भी इमेज हो सकती है, उनको पुनर्गठित करके, पुनर्गठित का मतलब आप सीधी सी भाषा में समझ लो जोड़ तोड़। और ये टर्म यूज किया जाता है कल्पना के लिए, मतलब एक तरह से आप जोड़ तोड़ भी इसको कह सकते हो कि कल्पना क्या है, एक मानसिक जोड़ तोड़ है। तो ये आप थोड़ा सा पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो ये होगी रेबर की परिभाषा। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि जो नए विचारों का सृजन है या जो निर्माण हो रहा है वो सृजनात्मक भी हो सकता है और अनुकूल भी हो सकता है। तो अब आपके हालांकि एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से ये सृजनात्मक और अनुकूल वाला यहां जो मैं आपको एक मुख्य रूप से बता सकता हूं, जो बता रहा हूं, वो कोई एग्जाम के दृष्टिकोण से कोई इतना ज्यादा ये इसमें से ये वाला पॉइंट नहीं पूछता। जो आगे विभाजन हम पढ़ेंगे इसी वीडियो लेक्चर में मैकडूगल का और जेम्स ड्रीवर, उनका पूछता है। ये तो मैन हम शुरू में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं कल्पना, तो इसके अंतर्गत यह भी चल रहा है कि नए विचारों का सृजन या जो निर्माण है वो सृजनात्मक भी हो सकता है और अनुकूल भी हो सकता है। तो अब आपके माइंड में यह आएगा कि सर ये सृजनात्मक भी हो सकता है, नए विचारों का जो निर्माण या सृजन जो है, और अनुकूल भी हो सकता है। तो इनका अर्थ क्या होता है? जब व्यक्ति अपनी ओर से किसी नए विचार की रचना करता है, अपनी ओर से किसी नया थॉट, नया विचार, तो इस तरह की जो कल्पना है वो तो कहलाएगी सृजनात्मक, अपनी ओर से बिल्कुल न्यू। जैसे मान लीजिए कोई कवि है और वो किसी कविता की रचना कर रहा है, वो बिल्कुल नया विचार है, नया थॉट है, तो वो सृजनात्मक कल्पना के अंतर्गत आ जाता है। और जब व्यक्ति किसी ऐसे विचार को सामने प्रस्तुत करता है जिसे वह वास्तव में दूसरे व्यक्तियों से प्राप्त किया होता है, तो इस तरह की जो कल्पना है वो अनुकूल कल्पना कहलाती है। यानी एक तरह से कह सकते हो कि आप किसी और ने आपको कुछ बताया, कुछ कहा, कोई जानकारी दी, कोई भी बात हुई और उसके आधार पर आपने कोई चीज प्रस्तुत की, तो वो कौन सी कहलाएगी? अनुकूल कल्पना कहलाएगी। और बिल्कुल न्यू आपकी ओर से जो है एक नया थॉट, बिल्कुल नया विचार, वो कल्पना क्या कहलाएगी? सृजनात्मक कल्पना। और मान लीजिए आपके सामने कोई चीज रख रहा है, या जैसे मैं आपके सामने रख रहा हूं कोई चीज को, और उसके बाद आप किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो वो कल्पना क्या हो जाएगी? अनुकूल कल्पना कहलाती है। बस एक छोटा सा पॉइंट है इसमें, आप ये ध्यान में रखना, सृजनात्मक और अनुकूल कल्पना वाला। आगे भी ये नाम आएगा सृजनात्मक वाला, लेकिन यहां थोड़ा सा आप ये ध्यान में रखें। अब देखिएगा, मैंने आपको ऊपर ये कहा था कि मैं चिंतन और जो कल्पना है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है वो आपको बता देता हूं। हालांकि अगर आपने चिंतन टॉपिक पढ़ रखा है तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए चिंतन जो है, मैंने आपको एक मुख्य तो यह बताया था कि चिंतन लक्ष्य निर्देशित होता है। चिंतन में कोई समस्या होती है, उस समस्या का आप समाधान करते हैं, और वो जो पूरा प्रोसेस है, वो जो प्रक्रिया है, वो कहलाता है चिंतन। उसमें आपके सामने एक गोल होता है कि मेरी ये समस्या है और मुझे इस समस्या को सोल्व करना है। तो चिंतन के अंदर एक समस्या होती है, एक तो उसमें आपका एक लक्ष्य होता है और उसका समाधान आप करते हैं। तो सारा प्रयास जो व्यक्ति का है, सारा एफर्ट्स, वो एक निश्चित लक्ष्य है, यानी उस समस्या के समाधान की ओर होता है। और जो कल्पना है उसमें ऐसी कोई बात नहीं होती। कल्पना करते समय हमारे सामने कोई भी निश्चित या अनिश्चित समस्या नहीं होती है, और ना ही कोई विशेष कि हमारा कोई गोल है या उसका हमें समाधान करना है, हमारे गोल तक जाना है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो कल्पना कैसे भी हो सकती है, इसमें कोई गोल होगा, कोई लक्ष्य होगा, ऐसा होना जरूरी नहीं है। मैं जो लाइन बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, कोई लक्ष्य, कोई गोल हो जरूरी नहीं है। चिंतन एक बहुत बड़ा वर्ड है, कल्पना एक जो है इसके सामने एक छोटा शब्द है। तो चिंतन में लक्ष्य तो होगा ही होगा, 100% कोई गोल होगा, को 100% कोई समस्या होगी, लेकिन कल्पना में यह हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कल्पना बिना सिर पैर की भी हो सकती है।
कोई भी कल्पना हो सकती है। आप कल को सोच लो कि मेरी शादी ऐश्वर्या राय से हो जाए। अब आपने सोच लिया, सोचने में क्या जाता, सोच लिया आपने मेरी शादी तो ऐश्वर्या राय से हो जाएगी, तो ये कोई सिर पैर नहीं है उसका। ऐसा थोड़ी है कि जो ऐश्वर्या राय है वो क्या है, समस्या है, उस समस्या का समाधान है वो है उससे विवाह करना, ऐसा तो है नहीं। ये सिर्फ एक कोरी कल्पना है। तो मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं इस उदाहरण के माध्यम से यह है कि चिंतन में कोई ना कोई समस्या होगी, कल्पना में कोई भी समस्या होना जरूरी नहीं। आप कई बार बैठे बैठे नॉर्मली यूं ही कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। आप खुद अपने आप पर इस चीज को फील कीजिए। आप कई बार यूं ही बैठे हैं और आप बैठे बैठे कुछ सोच रहे हैं, तो ये थोड़ी है कि कोई चिंतन कर रहे हैं या कोई विचार इस तरह से, बस मन में कोई भी कल्पना हो सकती है। तो मेन डिफरेंस तो सबसे पहला है लक्ष्य निर्दिष्ट वाला चिंतन जो होता है। दूसरी बात यह है कि चिंतन में तर्क आधारित चिंतन होता है। जब हमने यह समझ लिया कि चिंतन क्या होता है तो हमें यह भी पता है कि उसमें तर्क का स्थान होता है, लेकिन कल्पना में कोई तर्क नहीं होता। अब जैसे मैंने एक उदाहरण दिया आपको ऐश्वर्या राय वाला, तो अब उसमें कोई तर्क नहीं है। सब भाई उसकी शादी जो है वो किसके साथ हो चुकी है, अभिषेक बच्चन के साथ हो चुकी है, अमिताभ बच्चन के घर की बहू है वो, तो आपसे विवाह तो हो नहीं सकता। पहले उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा फिर विवाह होगा। लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो मेरी तो हो जाए, या कोई और फेवरेट हीरोइन मान लो आपका कि मेरे से शादी हो जाए, तो वो क्या है, वो सिर्फ कल्पना है जिसमें कोई तर्क नहीं है। तो थोड़ा सा इस पॉइंट का आप ध्यान में रखिएगा इसमें। इसके बाद में जैसे चिंतन है, इसमें एक और डिफरेंस आता है। चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है। ये जैसा कि मैं इतनी देर से आपको समझा रहा हूं, ये तो सब नाम एग्जाम में आया हुआ है वास्तविकता वाला, कि डिफरेंस बताइए, तो उसमें आता है कि चिंतन का संबंध वास्तविकता से है और जो कल्पना है उसका संबंध वास्तविकता से हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई वास्तविकता होना जरूरी नहीं है, होगी ही नहीं ऐसा नहीं कह रहा मैं, एक एक पॉइंट को सुनिएगा। लेकिन कोई वास्तविकता हो ऐसा जरूरी नहीं है कल्पना में। जैसे मैंने आपको ऐश्वर्या वाला उदाहरण बताया, वो उदाहरण आपको इसलिए दिया है कि आप इजीली उसे समझ जाएंगे। आपको भी पता है कि ऐश्वर्या से शादी तो नहीं हो सकती आपकी, लेकिन जो है आपने विचार कर लिया, कल्पना करते हैं, बैठे बैठे सोच रहे हैं कि यार मेरी भी, अगर मैं भी आज बॉलीवुड में होता तो मैं भी फिल्मों में काम कर रहा होता, हीरो के साथ काम करता, सलमान खान, अक्षय कुमार, ये जितने भी हीरो हैं और ये जितनी भी बॉलीवुड की हीरोइन, ये सभी मेरे साथ काम करती और मेरी फिर इनमें से किसी से शादी हो जाती। तो ये सोच रहे हैं, कोई तर्क नहीं है इसका, सोचने में क्या जाता है, सोच रहे हो आप। तो थोड़ा सा ये आप पॉइंट का ध्यान में रखिएगा। ये टर्म आई हुई है, चिंतन का संबंध होता है वास्तविकता से, लेकिन कल्पना में ऐसा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इस पॉइंट का आप ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ मेन मेन डिफरेंस है। अब हम पढ़ते हैं कल्पना के प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो है वो है विलियम मैकडूगल का वर्गीकरण, और दूसरा आता है जेम्स ड्रीवर का। ड्रीवर की जगह कई बार ये भी लिखा जाता है ड्रेवर, तो ड्रीवर ड्रेवर वो एक ही बात है, आप इसमें कोई कंफ्यूज मत होना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, देखिए ये दो ही आपसे पूछे जाएंगे, 99% पॉसिबिलिटी ये है कि इन दो का जो वर्गीकरण है वो आपके एग्जाम में आ जाएगा, और इनका जो भी ऑथेंटिक और सही वर्गीकरण है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। कई बार कुछ गाइड में या कुछ बुक्स में अलग अलग लिखा हो सकता है, जो मैं यहां बता रहा हूं आपको वही सही और ऑथेंटिक मानना, चाहे आपने कहीं कुछ भी पढ़ा हो। तो विलियम मैकडूगल जो है, इन्होंने कल्पना को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है। सबसे पहला है पुनर्उत्पादनात्मक कल्पना, रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन, और दूसरा जो है वो आता है उत्पन्नात्मक कल्पना, जिसको कहते हैं प्रोडक्टिव इमेजिनेशन। तो इसके बाद में जो दूसरे वाला है उत्पादनात्मक उत्पादनात्मक कल्पना जो है, दो भागों में है, रचनात्मक और सृजनात्मक। तो अब इनमें क्या क्या डिफरेंस है वो हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला है पुनर्उत्पादन। पुनर देखिए, नाम से देखिएगा, यहां है उत्पादनात्मक, उत्पादन, और यहां है रिप्रोडक्टिव। अब नाम से देखिए आप, जैसे सब चीज देखिए, हिंदी, अब जैसे हिंदी में संधि आधार होता है। हिंदी जब आप पढ़ते हैं ग्रामर व्याकरण, तो उसमें शब्दों को तोड़ते हैं कि भाई इसका देखिए, इसमें ये इन वर्ड से मिलकर के ये पूरा वर्ड बना है। तो उसी प्रकार से यहां जोड़ तोड़ करेंगे तो यहां ये पुनर्उत्पादन, और यहां उत्पादन, यहां रचना और सृजन। अब देख लीजिए आप, इसमें आप इसी के अंदर ही आपको अब हल्के हल्के आंसर मिलना शुरू हो जाएंगे कि इनका मतलब क्या होता है। मैं आपको सारा एक साथ शुरू में एक बार समझा देता हूं, फिर आगे नोट से हम पॉइंट करेंगे। सबसे पहला है पुनर्उत्पादन। तो पुनर्उत्पादन में जो है कल्पना क्या होती है, वो कल्पना
जिसमें व्यक्ति अपनी बीती हुई अनुभूतियों को, जो पहले की अनुभूतियां हैं, उन अनुभूतियों को प्रतिमाओं के रूप में, इमेजेस के रूप में अपने सामने लेके आता है। जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम होगा रीट का एग्जाम होने के बाद अब एग्जाम हॉल की जो यादें हैं वो इमेजेस के रूप में आपके सामने आएगी। ये उदाहरण किसका है? पुनर्उत्पादन कल्पना का है। और जो उदाहरण मैंने इसमें उदाहरण वही शामिल किए हैं जो उदाहरण परीक्षाओं में सीटेट, एस्टेट में इनमें पूछे गए हैं और जो ऑथेंटिक पुस्तकों में उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। क्योंकि वो एज इट इज उदाहरण कई बार एग्जाम में आता है। हो सकता है कि जो उदाहरण मैं आपको बोल के बता रहा हूं कि ये उदाहरण, तो वो उदाहरण आपके एग्जाम में पूछ ले। तो वही उदाहरण बता रहा हूं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि आपका एग्जाम है, आपने एग्जाम दिया और एग्जाम से बाहर आने के बाद, एग्जाम हॉल से बाहर आने के बाद आपके माइंड में एग्जाम हॉल की जो अनुभूतियां हैं वो आ रही है। आप एग्जाम हॉल की अनुभूतियों को याद कर रहे हैं। मैकडूगल के अनुसार ये कौन सी कल्पना है? 4 नाम दे देगा: रचनात्मक, सृजनात्मक, उत्पादनात्मक और पुनर्उत्पादनात्मक। तो आप बताएगा कि चारों में से बताइए कौन सी है, तो पहले वाली हो जाएगी। तो पुनर्उत्पादन, जो एक बार अनुभूति आपने कर ली वो दोबारा अब आप उसको याद कर रहे हो। सेकंड आती है उत्पादन वाली। अब इसमें क्या है? जिसमें किसी नई अनुभूति का जन्म होता है, वो वाली कल्पना जो है वो उसको कहते हैं उत्पादन वाली कल्पना। कैसे? इसमें जैसे अब इसके भी 2 प्रकार बताए गए हैं कि उत्पादन कैसे, यानी ये तो आप समझ गए कि किसी नई अनुभूति का जन्म, या और इसको शुद्ध भाषा में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो पहले की हमारी अनुभूतियां हैं उनको इस तरह से सुसज्जित करना कि किसी नई अनुभूति का जन्म हो जाए। ये जो चीज कहलाती है ये उत्पादनात्मक कल्पना कहलाती है। अब इसके भी 2 प्रकार हैं। पहला तो है रचनात्मक कल्पना और दूसरा है सृजनात्मक कल्पना। रचनात्मक कल्पना क्या होता है? जो यहां हम पढ़ रहे हैं रचनात्मक, तो यहां से क्या मतलब है रचनात्मक से? यानी जिसका उपयोग भौतिक वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। जैसे मैं आपको फेमस उदाहरण बता रहा हूं जो पर्टिकुलर इस रचनात्मक कल्पना का आता है। अब मैंने एक नाम लिया भौतिक वस्तुओं का निर्माण। तो भौतिक वस्तुओं से निर्माण से तो आप समझ गए, कोई भी चीज बाह्य रूप से जो आप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए मकान का निर्माण, घर वगैरह बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनानी है, तो एक इंजीनियर जो है वो मकान बनाने के पहले कल्पना के आधार पर एक नक्शा तैयार करता है। मकान बनाने से पहले कल्पना के आधार पर जो नक्शा तैयार कर रहा है, तो ये जो कल्पना है, यही कल्पना क्या कहलाती है? रचनात्मक कल्पना कहलाती है। और इसके बाद में आती है सृजनात्मक कल्पना। तो सृजनात्मक कल्पना के अंदर यहां अभौतिक वस्तुओं को शामिल किया जाता है। अभौतिक में कौन कौन सी आ जाएगी? कहानी आ जाएगी, स्टोरी, या कोई आ जाएगी पोएम यानी कविता। तो ये जो चीजें हैं ये किस में आती है? सृजनात्मक कल्पना में आती है। यानी कोई भी साहित्य कार्य अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो मन में पहले कल्पना करता है, उसके बाद कविता जो है वो लिखता है। या किसी को कहानी लिखनी है तो पहले वो अपने मन में उस चीज की कल्पना करेगा कि हाँ मुझे इस तरह से ये अच्छा ऐसे लिखना है। तो ये जो कल्पना संपन्न होती है इसको कहते हैं सृजनात्मक कल्पना। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब इसको हम इसमें पढ़ लेते हैं। पुनर्उत्पादनात्मक कल्पना, जिसमें व्यक्ति अपनी बीती हुई अनुभूतियों के को प्रतिमाओं के रूप में सामने लाता है। यानी जो भी आपने पहले की जो अनुभूतियां हैं उनको आप इमेजेस के रूप में याद करते हैं, वही कहलाता है पुनर्उत्पादन कल्पना। यानी किसी छात्र द्वारा परीक्षा समाप्त होने के बाद परीक्षा हॉल की अनुभूतियों को याद करना। ये फेमस एग्जाम्पल है, ये आप ध्यान में रखना। ये नहीं, ये मैंने मेरी मर्जी से बना के नहीं लिखा है, ये सीटेट, एचटेट इन जैसी परीक्षाओं में आया हुआ है और ऑथेंटिक पुस्तकों के अंदर ये कुछ फेमस उदाहरण दिए गए हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिया सारा। इसके बाद में देखिए सेकंड जो है वो है, तो सेकंड है उत्पादन वाली कल्पना। क्या है इसमें? जिसमें व्यक्ति अपनी गत अनुभूतियों को इस ढंग से सुसज्जित करता है कि उससे किसी नई अनुभूति का जन्म होता है। यही उत्पादनात्मक कल्पना कहलाती है। 2 प्रकार कौन से हो गए? रचनात्मक और सृजनात्मक। तो 2 प्रकार है रचनात्मक और सृजनात्मक।
रचनात्मक बता दिया आपको, वह कल्पना जिसका उपयोग भौतिक वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। एक इंजीनियर मकान बनाने से पहले कल्पना के आधार पर एक नक्शा तैयार करता है। यह इसका रचनात्मक कल्पना का उदाहरण है। आपके एग्जाम में यह पूरा उदाहरण लिए लिखेगा, या इससे मिलता जुलता भी कोई भी उदाहरण लिख सकता है कि एक इंजीनियर है, वो मकान बनाने के पहले जो है कल्पना के आधार पर जो एक नक्शा या मैप तैयार करता है। विलियम मैकडोगल के अनुसार निम्नलिखित में से किस कल्पना का यह उदाहरण है? तो रचनात्मक, ये आपको ध्यान होना चाहिए, और इससे मिलता जुलता कोई भी उदाहरण भी दे सकता है। दूसरी है सृजनात्मक कल्पना, जिसके आधार पर सभी अभौतिक चीजों का निर्माण, जैसे कविता लिखना, कहानी लिखना, इन साहित्य कामों को करने से पहले व्यक्ति जो मन में कल्पना करता है, वह सृजनात्मक कल्पना का उदाहरण है। तो यह हो गया आपका। अब नेक्स्ट जो है वो है जेम्स ड्रीवर द्वारा दिया गया वर्गीकरण। तो जेम्स ड्रीवर ने जो है कल्पना को दो भागों में बांटा है। जैसे मैकडूगल ने दो भागों में बांटा था, वैसे इन्होंने भी मुख्य रूप से दो भागों में बांटा, पुनर्उत्पादनात्मक कल्पना और दूसरा है उत्पादनात्मक कल्पना। तो ये जो है, अब आगे जो उत्पादनात्मक कल्पना है, इसे दो भागों में बांटा है और इसी के अनुसार अभी आगे विभाजन चलते रहेंगे। इसका पुनर्उत्पादन वाले का कोई विभाजन इसमें नहीं है, लेकिन जो उत्पादन वाला है, इसके आगे से आगे आपको कई विभाजन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले उत्पादन वाले का जो विभाजन है वो दो भागों में बांटा है इसको, ग्राही कल्पना और दूसरा है सृजनात्मक कल्पना। उसके बाद जो सृजनात्मक कल्पना है, इसे दो भागों में बांटा, परिणामवादी कल्पना और सौंदर्यबोधी कल्पना। तो यह हो गया। इसके बाद में जो परिणामवादी कल्पना है, इसे भी दो भागों में बांटा गया, और जो सौंदर्यबोधी कल्पना है, इसे भी दो भागों में बांटा गया। तो ये देखिएगा, इनको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ये तो पहला हो गया पुनर्उत्पादनात्मक कल्पना, और दूसरा है उत्पादनात्मक कल्पना। अब इसे दो भागों में बांटा गया है, ग्राही कल्पना और सृजनात्मक। सृजनात्मक जो है, इसे दो भागों में बांटा गया, सौंदर्यबोधी और परिणामवादी। अब इन दोनों को दो दो भागों में, जो परिणामवादी है इसे फिर दो भागों में सैद्धांतिक कल्पना और व्यवहारिक कल्पना, और जो सौंदर्यबोधी है उसे दो भागों में कलात्मक कल्पना और अनोखी कल्पना। तो ये आपको वर्गीकरण ध्यान में रखना पड़ेगा। आप इसको जचे चाहे वैसे याद कीजिए, लेकिन ये याद तो आपको करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। जैसे मैकडूगल ने दो माना था, वैसे ही जेम्स ड्रीवर ने भी दो माना, पुनर्उत्पादन और उत्पादन। अब उत्पादन वाला ध्यान में रख लीजिएगा, दो भागों में ग्राही और सृजनात्मक। सृजनात्मक के दो भाग कर दो, सौंदर्यबोधी और परिणामवादी, और दोनों के दो दो। तो सौंदर्यबोधी के कलात्मक और अनोखी, और परिणामवादी है उसके सैद्धांतिक और व्यवहारिक। तो इस तरह से यह विभाजन आपको ध्यान में रखना है। अब इनके सबके क्या क्या अर्थ हैं, बहुत ही आसान अर्थ हैं, वो हम एक बार समझ लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। सबसे पहला पुनर्उत्पादन वाला है। तो पुनर्उत्पादन कल्पना और उत्पादन वाली कल्पना, इन दोनों का सेम वही अर्थ है जो मैकडूगल में मैंने आपको समझा दिया। इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, वही अर्थ जो उन्होंने बताया वहां पे वही अर्थ है। तो ये पहला हो गया, पुनरुत्पादन वाला भी हो गया, और उत्पादन का अर्थ क्या है पर्टिकुलर, ये आपको मैंने पहले बता दिया, इसी वीडियो में ही बताया शुरू में। हमें समझना है अब ग्राही से और सृजनात्मक से। तो ग्राही कल्पना क्या होता है, मैं सारे आपको जो है एक साथ ही यहां पहले बता देता हूं, फिर आगे नोट्स में देख लेंगे। ग्राही कल्पना जो है, ग्राही, देखिए ग्राही नाम को पकड़िएगा। कभी भी आपको अगर बाल विकास में, साइकोलॉजी में कोई भी अगर वर्ड समझ में नहीं आता है, उस वर्ड पर जाने की कोशिश कीजिए, उस वर्ड को तोड़ने का प्रयास कीजिए, अगर आपको कुछ नहीं भी आता हो तो। ग्राही, ग्रहण, यानी जब हम दूसरे की कही गई बातों को ग्रहण करके और उसके अनुसार अपने आप ही कल्पना करने लगते हैं, तो उसे कौन सी कल्पना कहते हैं, ग्राही कल्पना कहते हैं। जैसे मैंने आपके सामने कोई चीज रखी, कोई बात रखी, और आप अपने हिसाब से आप जो है उस बात की कल्पना कर रहे हो, वो ग्राही कल्पना कहलाती है। जैसे इसमें एक उदाहरण आता है कि जैसे आपके शिक्षक ने आपके सामने ताजमहल का उदाहरण रखा। मैंने आपके सामने ताजमहल का उदाहरण दिया था कि ताजमहल ऐसा दिख रहा है, वैसा दिखा रहा है, ऐसा दिखा, और अब आप उस ताजमहल की कल्पना अपने आप ही करना शुरू कर देते हो। ताजमहल से संबंधित जो भी इमेज है वो आपके माइंड में आने लग जाएगी। इसी चीज को कहते हैं ग्राही कल्पना। दूसरा आता है सृजनात्मक कल्पना। तो सृजनात्मक कल्पना क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो मैंने आपको ऊपर भी समझाया था, ये वही अर्थ है यहां पे भी।
कि जिस कल्पना के आधार पर कुछ नई अभौतिक चीजों का निर्माण कर सकते हो, जैसे कविता, कहानी, तो वो आ जाएगा सृजनात्मक कल्पना में। अब सृजनात्मक कल्पना जो है उसके आगे दो प्रकार हैं, एक तो है सौंदर्य बोधी और दूसरी है परिणामवादी। परिणामवादी जो है इसमें क्या होता है, इसमें तो क्या होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं परिणामवादी, जिसके परिणाम के रूप में कुछ उपयोगी चीज हमारे सामने आती है। थोड़ा इस वर्ड को तोड़िए यहां पे, परिणामवादी कल्पना यानी कोई चीज, अब और हम किस चीज का विभाजन पढ़ रहे हैं, सृजनात्मक का, तो यानी कोई उपयोगी चीज या कोई उपयोगी परिणाम हमारे सामने आएगा, उसी कल्पना को परिणामवादी कल्पना कहते हैं। जैसे मैं आपको इसमें उदाहरण देता हूं कि कोई कहानीकार है, यह फेमस एग्जांपल है इसका, तो कहानीकार किस चीज के बारे में सोचता है भाई, जैसे कहानीकार है तो उसको या कोई किसी को ये लिखनी है, पोएम लिखनी है, कविता लिखनी है, कहानी लिखनी है, तो वो तो मोटा मोटा हमने समझिया कि ये अर्थ होता है सृजनात्मक का। अभौतिक कोई भी चीज के बारे में विचार करे, कविता, कहानी, वो सृजनात्मक। लेकिन कहानी लिखने से पहले जो प्लॉट की कल्पना करता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, किस हिसाब से, जो एक प्लॉट या एक रूपरेखा आप जिसको कह सकते हो, जिसके सामने हमारे सामने एक उपयोगी चीज जो हमारे सामने आती है, उसी को ही हम कहते हैं परिणामवादी कल्पना। तो कोई उपयोगी चीज परिणाम के रूप में हमारे सामने आती है, वो कोई ना कोई परिणाम हमारे सामने आता है। यानी जैसे फिर से सुनिएगा, कहानी लिखने से पहले जो एक कहानीकार प्लॉट तैयार करता है उस चीज का, यानी एक आधार कह सकते हो आप, या तो एक रूपरेखा कह सकते हो, तो वही चीज कहलाती है परिणामवादी कल्पना। इसके बाद में दूसरा जो है वो इसमें आता है सौंदर्य बोधी। सौंदर्य बोधी कल्पना क्या होता है, नाम से क्लियर है, सौंदर्य, यानी इस तरह की कल्पना द्वारा व्यक्ति को एक सौंदर्य की अनुभूति होती है। जैसे मान लीजिए किसी सुंदरी का वर्णन करने से पहले जो कल्पना एक कवि के द्वारा की जाती है वही सौंदर्य बोधी कल्पना कहलाती है। तो थोड़ा सा इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। मतलब जैसे कोई भी कवि है और किसी सुंदरी से संबंधित, कोई सुंदर महिला से संबंधित अगर वो कविता लिखता है, तो वो जो सौंदर्य की कल्पना कर रहा है वही क्या कहलाती है, सौंदर्य बोधी कल्पना कहलाती है। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, इनको आप ध्यान में रखिएगा। अब पहला आता है परिणामवादी। इसके दो प्रकार हैं, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। सैद्धांतिक कल्पना क्या होता है, अब परिणामवादी में हमने समझ लिया कि जैसे एक उदाहरण के कि कोई ना कोई उपयोगी परिणाम हमारे सामने आएगा, ये लाइन आप ध्यान में रखना। तो सैद्धांतिक कल्पना जो है इसमें क्या है, जैसे जिसके आधार पर कोई भी नियम या सिद्धांत, नाम से ही है सैद्धांतिक, यानी कोई ना कोई नियम या सिद्धांत जो है उसका प्रतिपादन होता है। तो वैज्ञानिक द्वारा जो है, वैज्ञानिक इस चीज के बारे में आधार, वो वैज्ञानिक इस बारे में विचार करते हैं, सोचते हैं। तो ये जो चीज है कि बड़े बड़े जो शोध और सिद्धांत जो है वो अक्सर ऐसी ही कल्पनाओं पर आधारित होते हैं। तो वो जो चीज क्या कहलाती है, सैद्धांतिक कल्पना कहलाती है, जिसके आधार पर कोई ना कोई महान सिद्धांत या नियम का प्रतिपादन होता है। और व्यवहारिक कल्पना जो है वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए व्यक्ति कोई ऐसी चीजों का निर्माण करता है जिनका व्यवहारिक जो है वो वैल्यू अधिक होती है। तो व्यवहारिक कल्पना के अंतर्गत जैसे मान लीजिए कोई इंजीनियर है, जैसे मैंने आपको ऊपर उदाहरण बताया था उसमें मैकडूगल वाले में, तो उसको कोई बिल्डिंग का निर्माण करना है, या जैसे कोई नहर का उदाहरण आ जाता है कि वो इंजीनियर है उसको नहर का निर्माण करना है। तो यानी जो कल्पना प्रैक्टिकली हो, कुछ व्यवहारिक चीजों का निर्माण हो, यानी एक तरह से कुछ भौतिक चीजों का निर्माण हो, तो उस रूप में जो है उस चीज को हम कहलाते हैं व्यवहारिक कल्पना। तो ये थोड़ा सी इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में आता है सौंदर्य बोधी कल्पना। तो सौंदर्य बोधी कल्पना जो है इसके भी दो प्रकार हैं। पहला वाला जो है वो है कलात्मक कल्पना। कलात्मक कल्पना क्या होता है, जिन कल्पनाओं के आधार पर कलात्मक उत्पादन किया जाता है। जैसे कलात्मक से मतलब कैसे, कोई नाटक है, अब उस नाटक का मंचन होगा, तो उस नाटक के मंचन से पहले जो भी उसके बारे में कल्पना की जाती है वही क्या कहलाता है, कलात्मक कल्पना कहलाता है। और अनोखी कल्पना, तो ये जो अनोखी कल्पना है इसमें कोई सिर पैर नहीं होता, कोई आधार नहीं होता, जो जचे आप सोचो वही अनोखी कल्पना है।
जैसे इसमें कई उदाहरण, 3-4 उदाहरण एग्जाम में पूछे भी गए हैं अनोखी कल्पना वाले। जब बाहर के जो एग्जाम है, एस्टेट, यूपीटेट, सीटेट, इनमें कई पिछले वर्षों के देखते हैं तो कुछ मिल जाएंगे। जैसे कि कोई बालक है और वो ये बैठा बैठा ही सोचता रहता है कि मैं किसी दिन प्रधानमंत्री से हाथ मिलाऊंगा। बैठा बैठा यूं ही सोच रहा है, ये अनोखी कल्पना का उदाहरण है। जैसे मान लीजिए कोई खुद ये सोचता है कि मैं कभी लाल किले पर झंडा फहराऊंगा। ये कल्पना कौन सी है? ये अनोखी कल्पना है, और ये सब उदाहरण पूछे गए हैं। तो ये जो है ये कहलाते हैं, यानी आप इनको कह सकते हो उटपटांग, कुछ भी सोचना, वो है अनोखी कल्पना। तो ये विभाजन आप ध्यान में रखिएगा, पुनरुत्पादन और उत्पादनात्मक। इसके दो प्रकार पड़े, ग्राही और सृजनात्मक। सृजनात्मक के आगे वर्गीकरण है, ग्राही का आगे कोई वर्गीकरण नहीं है। सृजनात्मक के ही अब आगे वर्गीकरण चलेंगे। सृजनात्मक के दो, पहला है ये परिणामवादी और सौंदर्यबोधी, और इनके दो दो फिर सैद्धांतिक और व्यवहारिक और कलात्मक और अनोखी। तो ग्राही कल्पना अब देख लेते हैं। जब हम दूसरे की कई भी बातों को ग्रहण करके उसके अनुसार अपने आप ही कल्पना करने लगते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्राही कल्पना कहते हैं। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए। दूसरा है सृजनात्मक कल्पना। जिस कल्पना के आधार पर हम कुछ नई अभौतिक तत्वों का निर्माण, जैसे कविता लेखन का निर्माण कर पाते हैं, वो कौन सी कल्पना में आएगा? सृजनात्मक कल्पना में आता है। तो ये सब हमने ऊपर देख लिया, मैंने आपको समझा दिया। अब उसको पॉइंट के रूप में, लाइन के रूप में है। सृजनात्मक कल्पना दो प्रकार की होती है, परिणामवादी और सौंदर्यबोधी। उस कल्पना को कहा जाता है जिसका एक उपयोगी परिणाम व्यक्ति के सामने आता है। जैसे कहानीकार कहानी लिखने से पहले कहानी के प्लॉट की जो कामना करता है, जो कामना क्या, जो कल्पना करता है, वही चीज क्या कहलाती है? परिणामवादी कल्पना कहलाती है। तो यह ध्यान में रखिए। उसके बाद हम बात करते हैं सौंदर्यबोधी कल्पना। तो क्या होता है सौंदर्यबोधी कल्पना? इस तरह की कल्पना द्वारा व्यक्ति को एक सौंदर्य की अनुभूति होती है। जैसे किसी सुंदरी का वर्णन करने से पहले जो कल्पना एक कवि द्वारा की जाती है, वो आता है सौंदर्यबोधी कल्पना में। परिणामवादी कल्पना को जेम्स ड्रीवर ने दो भागों में बांटा है। कौन कौन सा? सबसे पहला है सैद्धांतिक कल्पना। वैसी कल्पना जिसके आधार पर कोई महान सिद्धांत और नियम आदि का प्रतिपादन किया जाता है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध और सिद्धांत, ये किसमें आएगा? सैद्धांतिक कल्पना का उदाहरण है। और व्यवहारिक कल्पना क्या होता है? जिसके आधार पर व्यक्ति कुछ ऐसी चीजों का निर्माण करता है जिनका व्यवहारिक मान अधिक होता है। एक इंजीनियर द्वारा नहर निर्माण या भवन निर्माण के लिए की गई कल्पना व्यवहारिक कल्पना का उदाहरण है। अब जो ड्रीवर है उसने सौंदर्यबोधी कल्पना को दो भागों में बांटा है। अब वो दो भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला है कलात्मक। ये क्या है? इसमें जिन कल्पनाओं के आधार पर कलात्मक उत्पादन किया जाता है, जैसे कोई नाटक करने से पहले उसके बारे में जो भी कल्पना की जाती है, वो कौन सी कल्पना में आती है? कलात्मक कल्पना आती है। अनोखी, उटपटांग, कोई सर पैर नहीं, जिसका कोई मतलब सिद्ध नहीं होता, बैठे बैठा सोच रहा है कि मैं हवाई जहाज में उड़ रहा हूं, हवाई जहाज में सैर कर रहा हूं, इस तरह की कल्पना। और आगे जैसे मैंने आपको उदाहरण लिखे हैं इसमें साथ में, पीएम से हाथ मिलाना, कि मैं पीएम से हाथ मिलाऊंगा, लाल किले पर झंडा फहराना, ये सब पूछे गए हैं। ये जो उदाहरण मैं लिख रहा हूं यहां पे, ये सब पूछे गए उदाहरण हैं। तो ये कुछ जो है ये कल्पना के बारे में है, और पूरी पूरी संभावना है कि जो आपको मैंने यहां समझाया है, चांस पूरे हैं कि 99% चांस ये है कि आपको पढ़ाई में से इसमें से आपके क्वेश्चन आ जाएगा। तो कोई हार्ड टॉपिक नहीं, आसान सा है। और अब एक इसमें आ सकता है कि शिक्षा के लिए कल्पना का क्या महत्व है। तो कल्पना है, देखिए विचार शक्ति को बढ़ाता है कल्पना। शिक्षा के लिए कल्पना का क्या महत्व है? इंपॉर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन फॉर एजुकेशन। तो कल्पना करने से जो है वो बालकों की क्या होती है? माइंड जो है उनकी याददाश्त, स्मरण शक्ति बढ़ती है। ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा इसमें। और अगर कल्पना शक्ति अच्छी होगी तो निश्चित रूप से जो है बच्चे की सोचने समझने की क्षमता है वो निश्चित रूप से अच्छी होगी। वो मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही अच्छा रहता है। ये जो मैं आपको महत्व बता रहा हूं, पहला तो मैंने आपको बताया स्मरण शक्ति बढ़ती है बच्चों की, क्योंकि जो भी कल्पना करते हैं तो मस्तिष्क में स्मृति चिन्ह के रूप में ये चीजें रहते हैं, ये स्मरण शक्ति अच्छी रहती है। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ये किसने कहा? ये थॉमसन ने कहा।
1980 में। तो थोड़ा सा ये पॉइंट भी आप ध्यान में रख लेना। तो यही मेन चीज है, जिसकी कल्पना शक्ति जितनी अच्छी होगी उतने ज्यादा उसकी विचारधारा, उसका थॉट, तो बिना कल्पना के तो कोई भी इंसान नहीं रह सकता। तो कल्पना शक्ति जिसकी स्ट्रोंग है किसी चीज के बारे में, कि आप बहुत बेहतरीन कल्पना कर सकते हैं। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, भवन, आप देखते हैं कि मूवी, अब जैसे बाहुबली है, बाहुबली मूवी आई थी, बहुत शानदार मूवी, मेरी फेवरेट मूवी में से एक है। तो बाहुबली मूवी के जो डायरेक्टर हैं, जिन्होंने भी उस कहानी को लिखा, बाहुबली की कहानी को लिखने वाले जो हैं, तो उनकी कल्पना शक्ति कितनी स्ट्रोंग रही होगी कि वो इतने बेहतरीन संवाद लिख पाए। तो कल्पना शक्ति जितनी ज्यादा स्ट्रोंग होती है, इमेजिनेशन जितनी ज्यादा स्ट्रोंग होती है, वो इस फील्ड में लोग आपको बहुत मिलेंगे। इंजीनियर हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देते हैं, वैज्ञानिक हैं। पहली बार सोचा होगा लोगों ने कि भाई कोई ऐसी चीज हम बनाए जो हवा में उड़े, और बाद में ये चीज सिद्ध होगी, क्या बना लिया, हवाई जहाज बन गए। तो कल्पना से ही आगे आप व्यक्ति करता है कि अच्छा ऐसी चीज हो जाए तो, भले ही उस वक्त वो नहीं हो, लेकिन हो सकता है भविष्य में हो जाए। तो ये कल्पना का एक महत्व होता है। तो इन मेन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा, और आशा है आपके टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो कोई मुश्किल नहीं है इस टॉपिक को समझना। मेन चीजें आपको मैंने बता दी। कल्पना के बारे में सबसे पहले इसका अर्थ पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण जो डेफिनेशन है वो पता होनी चाहिए। इसके बाद में अनुकूल और जो है सृजनात्मक, ये क्या कल्पना होती है। फिर दो वर्गीकरण बताए, मैकडूगल का और जेम्स ड्रीवर का। मैकडूगल ने भी दो प्रकार बताए और जेम्स ड्रीवर ने भी दो प्रकार बताए। दोनों प्रकारों के नाम सेम सेम, पुनरुत्पादन और उत्पादन। अब आगे मैकडूगल का जो है उसका थोड़ा सा दो वर्गीकरण, उसमें आगे दो विभाजन और कर दिए उसने। और जो ये जेम्स ड्रीवर है इसके थोड़े ज्यादा हैं, दो दो करके इस तरह से करके इसने ये वर्गीकरण कर दिया। बस इतना सा टॉपिक है ये। तो आज की क्लास में इतना ही। ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, और आशा है कि आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा। दो चार बार वीडियो को देखिएगा, आपका क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।